बाद थाईलैंड, उसके बाद इंडोनेशिया। और जब मैं आ रहा था तो मेरा अबू धाबी का ट्रांजिट था। सही। तो यही मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी। इसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया, उसके बाद फिर मैंने और ट्रैवल किया, बट हाँ, वीज़ा मेरा तब तक हो चुका था। फ्रांस का वीज़ा मुझे मिल मिल चुका चुका था था पहले ही। जी। स्टेटमेंट जो है ना, मैंने जिस तरह से मेंटेन की थी, मैंने अगर 1 रिंगीट की भी कोई चीज़ ली है ना, तो वो मैंने बैंक से ली है। वो हाँ, मैंने कार्ड यूज़ किया। कार्ड यूज़ किया और क्यूआर स्कैन किया। यहाँ पे क्यूआर की सहूलत है, हाँ तो हाँ। मैंने क्यूआर यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी अक्सर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट आते हैं मलेशिया में, वो इस ख्वाब के साथ आते हैं कि वो यहाँ से स्टडी करके आगे यूरोप, अमेरिका, कनाडा की तरफ निकल जाएं। और ये चूरन बेचा भी जाता है। और मैंने हमेशा ये बात की है कि दो चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं, एक पैसा और दूसरा आपकी पर्सनल प्रोफाइल। कोई एजेंट, कोई बंदा आपको आगे लेके नहीं जाता। वीज़ा देना वीज़ा ऑफिसर ने, ठीक है, किसी एजेंट ने पास से वीज़ा नहीं देना। ये एजेंट जो होते हैं वो जुआ खेलते हैं बेसिकली। बिल्कुल ऐसा। आपके पैसों पे जुआ खेलते हैं, जीत जाए तो उनके और हार जाए तो आपके। जैसे डन बेस पे अक्सर वो एक अमाउंट ले लेते हैं, ये नॉन रिफंडेबल है जो एप्लीकेशन फ़ीस है, बिल्कुल। उसके ऊपर अपनी फ़ीस भी रख लेते हैं। उस पर अप्लाई करते हैं, लग गया, लाओ 25,000 रिंगिट, 20,000 रिंगिट, ना लगा। अब ये भाई जो मेरे साथ बैठे हैं, इनका फ्रांस का वीज़ा लगा है और इन्होंने खुद लगवाया है। तो इनके एक्सपीरियंस से आज हम फ़ायदा उठाएंगे और वीडियो भी बनाएंगे और लोगों को गाइड भी करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं कि जिससे उनके जो पैसे के रिस्क है, पैसे का रिस्क है, वो कम हो जाए और वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। तो अमार भाई, पहले तो मुबारक हो, आपका लग गया फ्रांस का वीज़ा। अब बताएं कि आपने क्या क्या किया और किस तरह से लगा आपका वीज़ा। जी, सबसे पहले तो जैसा कि आपने एजेंटों के बारे में बोला, तो उसका ये है कि बिल्कुल ऐसा है, ये एजेंट एक चूरन बेच रहे हैं। इसमें रियलिटी क्या हो सकती है, एजेंट कैसे वीज़ा लगवा सकते हैं आपका, क्योंकि ये सब जानते हैं कि किसी बंदे का भी किसी एम्बेसडर के साथ ऐसा तल्लक नहीं हो सकता कि वो आपका वीज़ा लगवा डन सके। पे स्पेशली। डन बेस पे ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अम्बेसी के अंदर किसी का कोई जो है ना वो तल्लक नहीं हो सकता। वो हाँ आपकी प्रोफाइल देख के वीज़ा देंगे आपको, ठीक है। तो एजेंटों वाला चक्कर तो करना ही नहीं चाहिए ना, इस हाँ। चक्कर में तो आना ही नहीं चाहिए पहले नंबर पे। ठीक। दूसरे नंबर पे ये है कि प्रोफाइल जो अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अपनी प्रोफाइल आप अच्छी बनाएंगे। अच्छा, अब आप प्रोफाइल की बात की है, आपने अपनी प्रोफाइल कितनी बताई? क्योंकि एक बैंक स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी बिल्कुल। आपने कितने रिंगट की बैंक स्टेटमेंट यूज़ की और क्या क्या कौन कौन से एक्स्ट्रा लेटर लगाए जिससे आपका वीज़ा लग गया आसानी से? मेरी बैंक स्टेटमेंट जो थी वो अच्छी बैंक स्टेटमेंट थी, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बस अच्छी थी। अच्छा। मैंने ये किया था कि मैंने पहले दिन से प्लान किया था, जब मैं मलेशिया में आया था तो मैंने पहले दिन से प्लान अपना किया था कि मैं यहाँ से मूव करूँगा, क्योंकि ये कंट्री अच्छा है, बट यहाँ पे कागज़ शागज़ नहीं मिलेंगे। कागज़ शागज़ नहीं मिलते और यहाँ पे रहने अच्छा। का फ़ायदा नहीं है लॉन्ग टाइम तक। अच्छा, यहाँ पे आपने ट्रैवल हिस्ट्री में नहीं है, कितने कंट्री की हैं, कौन कौन ट्रैवल हिस्ट्री में मैंने पहले नंबर पे तो सिंगापुर, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद इंडोनेशिया। और जब मैं आ रहा था तो मेरा अबू धाबी का ट्रांजिट था। सी? सही। तो यही मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी। इसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया, उसके बाद फिर मैंने और ट्रैवल किया, बट हाँ, वीज़ा मेरा तब तक हो चुका था। फ्रांस का वीज़ा मुझे मिल चुका था पहले ही। जी। अच्छा, अब मैं ये कह लूँ कि बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 20,000 रिंगिट होनी चाहिए। मिनिमम इतनी होनी चाहिए बैंक और स्टेटमेंट, क्योंकि लेकिन ये नहीं है कि आपने 20,000 जो है उसे रख देना है और बाद में आप यूज़ नहीं कर सकते। अक्सर लोगों के माइंड में ये होता है कि हमने पैसे रखवाने हैं और ब्लॉक कर देने हैं, उन्हें ब्लॉक पेमेंट कहते हैं उसे। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं होता। बैंक स्टेटमेंट जो है ना, मैंने जिस तरह से मेंटेन की थी, मैंने अगर 1 रिंगीट की भी कोई चीज़ ली है ना, तो वो मैंने बैंक से ली है। वो मैंने कार्ड यूज़ किया। कार्ड यूज़ किया और क्यूआर स्कैन किया। यहाँ पे क्यूआर की सहूलत है, हाँ तो मैंने क्यूआर यूज़ किया। और मैंने कभी भी कैश रखा ही नहीं है यहाँ पे। मैंने सही सही। सिर्फ वही, तो जो एंडिंग बैलेंस था वो मेरा था 22,000 रिंगी, 22,000 22,000। ठीक। और और सिर्फ एक ही बैंक स्टेटमेंट लगाएं कि कोई नहीं स्पॉन्सर नहीं, भी मेरे बाबा की बैंक स्टेटमेंट जो थी वो मेन, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे अर्न नहीं कर सकते मलेशिया में। हाँ। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। मेरे बाबा की भी अच्छी बैंक स्टेटमेंट थी, तो वो आप समझ लें कि
2 करोड़ प्लस थी। हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर जो है मुझे किसी एजेंट वगैरह को यूज़ भी नहीं करना पड़ा। हाँ। तो मेरा अब यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि वो यहाँ पे आएंगे 10-12 हज़ार रिंगिट का वीज़ा लेंगे, यहाँ पे आके पैसे कमा के यहीं से ट्रैवल करके आगे जा सकते हैं, तो वो झूठ है। इतने पैसे 22,000 रिंगिट इकट्ठा करना आपको पूरा 1 साल लग जाएगा। हाँ ठीक है, उस साल में आपकी फिर आगे अगले साल की फ़ीस आ जाएगी। तो वो ये बंदे वो काम करें, वो रिस्क लें जिनका बैकअप ज़रा स्ट्रांग है, वरना ये कि यहाँ पे आएँ यहीं पे काम करें। यहाँ से अर्न करके आप मेरे ख्याल से तो नहीं नहीं जा कर सकते, क्योंकि लीगल वे में चोरी छोरी कर दो, अलग गल है। क्योंकि अर्न करके वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो बहुत सकता मुश्किल है। है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपका 1 साल का ही वीज़ा होता है मलेशिया का, तो अगर आप अर्न करके ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, उसके बाद फिर अप्लाई करते हैं, तो मेरे ख्याल से तब आपका वीज़ा वैलिडिटी बहुत थोड़ी रह जाएगी। हाँ। तो अच्छा, आपने एक चीज़, आपने 4-5 कंट्री घूमे, कितना खर्चा आ गया अप्रॉक्सीमेटली? खर्चा डिपेंड करता है। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मिनिमम खर्चा करना चाहें ना, तो आप अगर थाईलैंड की बात करें तो 700 से 800 रिंगिट तक, और आप जा कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था वैसे, हाँ, लेकिन minimum ये है। इतने में आप ट्रैवल कर सकते हैं, जो मेरा आइडिया है। और जो सिंगापुर है वो मिनिमम आप 1000 में कर सकते हैं। और इंडोनेशिया भी एक्सपेंसिव है काफ़ी वैसे। बेशक उसकी करेंसी जो है काफ़ी लो है, लेकिन वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। उसका भी आप मेरे ख्याल उसका क्योंकि वीज़ा महंगा है, तो वो आप मिनिमम 1500 में कर सकते हैं। ठीक। आपने ये 4-5 कंट्री कितने महीने में पूरे किए? 6-7? मैंने तो ये 2 महीने में पूरे कर लिए। पहले 2 महीने में कर लिए, और फ्रांस का 2 महीने बाद अप्लाई किया कि फ़ौरन ही उसके बाद कर दिया? मैंने 15 दिन बाद, इंडोनेशिया मेरा लास्ट टूर था। इंडोनेशिया में ट्रैवल करने के बाद मैं जब वापस आया हूँ, तो 15 दिन बाद मैंने वीज़ा जो है ना वो अप्लाई कर दिया था चलें जी, फ्रांस का। बहुत इंफॉर्मेशन मिली है मुझे भी, और बेसिकली और ये कि हम भी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, लेकिन मैं किसी स्टूडेंट से वादा नहीं करता, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है लोगों से, बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, वो हम आपके साथ वीडियो में भी शेयर करते हैं, पर्सनल भी शेयर करेंगे। प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैंने सुना है कि प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और एक ये कि पैसा है तो फिर ये रिस्क लो, ये ना हो कि ज़मीनें बेच के सोच के आ जाओ, और यहाँ पे आगे रिजेक्ट भी हो सकता है। वीज़ा ऑफिसर ने करना एक्सेप्ट, किसी ने डन नहीं बेस पे करना नहीं है, लेकिन ये कि एजेंटों को पैसे देने से अच्छा है खुद ही रिस्क लो। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि स्टूडेंट्स, आप मलेशिया में स्टूडेंट्स हैं ना, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, आपके यहाँ से चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान से तो इस टाइम बिल्कुल वीज़ा रेशियो नहीं है ना। पाकिस्तान से तो बहुत लो वीज़ा रेशियो है, बल्कि ना होने के बराबर ही है। तो यहाँ से ये है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो इजी है। वो इसलिए कि अगर स्टूडेंट्स के पास बैंक बैलेंस है ना, तो फिर उनको शो करवाने के लिए काफ़ी कुछ है कि हम जो है, जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी का स्टूडेंट था, तो मैंने उन्हें बताया था कि जी मैं जो है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके उनकी हॉस्पिटैलिटी। और हाँ, सही। तो अगर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी है यहाँ से, लेकिन इतना इजी नहीं है कि जैसे एजेंट हजरात कहते हैं कि आप आएँ 1 साल लगाएं और आपका वीज़ा 100%। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही बात है कि जब आप स्टडी वीज़ा भी लेते हैं, तो ये नहीं कि कोई भी स्टडी वीज़ा ले लिया। जब आपने आगे अप्लाई करना है, तो आपने पहले से प्लान करना है कि मैंने किस बेस पे करना है, और फिर उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल बनाएं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली है हमें। आप कुछ मज़ीद कहना चाहेंगे कि नहीं? ये वीडियो को एंड कर दूँ मैं यहीं पे। ये है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या चाहे किसी और कंट्री से आ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि पहले रिसर्च अपनी कंप्लीट करें मलेशिया के बारे में। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे आके स्टूडेंट्स इतना तंग होते हैं कि वो मेंटली इस हद तक अपसेट हो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो अब करें क्या। पाकिस्तान यूरोप लगता है फिर उन्हें पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि आप मलेशिया चले जाएं, वहाँ पे आप इतना अर्न कर सकते हैं,
आप अपने ख़र्चे भी मैनेज कर लेंगे, आप टूर भी करके आ जाएंगे और उसके बाद जो है वो आप आगे अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा भी लग जाएगा। ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनको मैं ये कहूँगा कि आप अगर आ रहे हैं, आप अपनी जॉब का भी माइंडसेट ना लेके आएँ कि आपको जॉब भी यहाँ पे मिलेगी, मिलेगी, ऐसे ही है। क्योंकि एक तो यहाँ पे अलाउ नहीं है जॉब करना। हाँ तो अगर स्टूडेंट्स जो है ना वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा के आते हैं ना, हाँ, तो फिर वो यहाँ पे आके जलील होते हैं। वो ऐसे ही है। इसलिए क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस और होती हैं और यहाँ पे Reality और टोटल होती है। डिफरेंट होता है, टोटल डिफरेंट होता है। हाँ। तो वो फिर जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पाते, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है वापस जाने वाला। अच्छा, मैं भी स्टूडेंट को वीज़ा करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट को पहले ही बता देता हूँ ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं, ताकि वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो के आएँ। बिल्कुल हाई एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे यहाँ पे आके, वो थोड़ा सा भी ऊंच नीच होगी, वो पहले डिसहार्ट हो जाएंगे, जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे, और यहाँ से फिर वापस ट्विन स्टार के साथ फ़ोटो, बुकी बिंदा फ़ोटो, पैसे वापस, ख़त्म वापस। बिल्कुल। ऐसे कितने स्टूडेंट देखे वापस जाते हैं? बहुत ज़्यादा। मेरे रूममेट्स जो हैं वो तकरीबन 3 रूममेट्स मेरे जो है ना वो वापस आ रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो डिफरेंट थी और यहाँ पे रियलिटी डिफरेंट डिफरेंट है। चलें जी, ये थी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। चलें, मिलेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ऐसे केस मिलते रहेंगे और मज़ीद वीडियो बनती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।